वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। आज ये हमारी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की बिजनेस स्टडीज सो कॉल्ड कॉमर्स की सेकंड क्लास है। और लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा था। कुछ मैनेजमेंट गुरुज हैं, कुछ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं जिनके मैंने फोटोज आपको दिखाए थे। और वहीं से अब हम सो कॉल्ड अपना आज का लेक्चर का श्री गणेश करते हैं। तो आई होप सो ये कंटेंट सबने पढ़ लिया था, सबको इजीली समझ में भी आ गया होगा, कुछ इसमें खास था नहीं। नोट्स आर अंडर प्रोसेस, विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे हम चैप्टर फिनिश करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको केस स्टडी भी साथ साथ देता जाऊंगा। तो एक एक चैप्टर में आपको कम से कम 50-50, 100 केस स्टडीज मिलेंगी। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा कि हाय राम केस स्टडी का क्या करना है। तो हमने ये 4 फोटोज देखी थी चिल्ड्रन, याद है सबको? सबसे पहली फोटो जो लेफ्ट में आपको नजर आ रही है वो किसकी है? NR नारायण मूर्ति जी। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। NR नारायण मूर्ति जी एक्चुअली एक IITian है। इन्होंने IIT से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आई डोंट नो एग्जैक्टली किस IIT से किया था। और 7 दोस्तों ने मिलके, उसमें एक मिस्टर विशाल सिक्का थे, NR नारायण मूर्ति थे, नंदन नीलकेनी इनके साथ के थे, इनसे थोड़ा जूनियर थे। तो ये 7 दोस्तों ने मिलके इन्फोसिस जैसी कंपनी की नींव रखी थी। तो आपको ये बात तो पता होगी कि ये IITian है, बट ये नहीं पता होगा कि 7 लोगों ने मिल के कंपनी स्टार्ट की थी। थोड़ी लड़ाइयां वगैरह होती गई, कुछ लोगों की उम्र हो गई, कुछ को कुछ का साथ पसंद नहीं आया, तो सब लोग थोड़ा सा दाएं बाएं बट गए। तो इस समय नंदन नीलकेनी जी जो इनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, ही इज हेडिंग आपका आधार। UIDAI के वो CEO हैं। UIDAI का फुल फॉर्म आपको पता होगा, जो बॉडी आधार कार्ड का काम इंडिया में करती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्चुअली आधार का जो ओरिजिनल ठेका मिला था वो इन्फोसिस को ही मिला था, बट क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इन द सेंस की है पब्लिक कंपनी बट प्राइवेट सेक्टर की है, तो सोचा ये गया कि भाई डेटा लीक भी हो सकता है, तो इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल को रखने के लिए इसको हमने काम इन्हीं से करवाया, बट अंडरटेकिंग वो गवर्नमेंट की थी। सबको इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? कंफर्म? चलिए, तो UIDAI का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, नारायण मूर्ति जी का काम समझ में आ गया। चलिए भाई, तो मूविंग अहेड, तो ये था थोड़ा सा नारायण मूर्ति जी का इंट्रोडक्शन। देयर आफ्टर वी कम टू मिसेस, बोलना गलत होगा, मिस इंदिरा नूई। ये कौन है मिस इंदिरा नूई? सर इनको चुभा दी थी किसी ने सुई? नहीं, किसी ने सुई हुई नहीं चुभाई थी। इनका नाम इंदिरा नूई ही है, पारसीज है ये लोग बेसिकली। तो शी इज द लेडी आयरन वुमन के नाम से इनको पहचाना जाता है। पेप्सिको कंपनी का नाम आपने सुना होगा, जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक इंडिया में भी बेचते हैं। तो पेप्सिको कंपनी की CEO थी, US में इनका ऑफिस था। देन फिर तीसरी फोटो है हमारे सुनील भारती मित्तल जी की, जिनका एयरटेल ब्रांड है। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद द लॉन्च ऑफ लैंडलाइन फोन्स, लॉन्च ऑफ, और लैंडलाइन फोन्स ये बनाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने कदम रखा इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल टेलीफोनी की दुनिया में। तो इनका जो लैंडलाइन फोन आया करता था, ये पहले बीटेल के नाम से आता था, अभी भी बीटेल के नाम से आता है। इन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 2 बिजनेसेस थे इनके। एक तो इनका मोबाइल फोन का बिजनेस था, फिर इन्होंने सोचा मोबाइल फोन के साथ साथ क्यों ना हम लैंडलाइन फोन भी लोगों को दें। भाई जो मोबाइल फोन अफोर्ड नहीं कर पाते, एज सच महंगा पड़ता है उनको, दे कैन गो फॉर लैंडलाइन फोन। सर आप हमको क्यों बता रहे हैं इनके बारे में? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता लगेगा कैसे ये एंटरप्रेन्योरियल प्रैक्टिसेस नई नई सोचते हैं। इन्होंने लैंडलाइन फोन को जिस ब्रांड से इंडिया में लॉन्च किया, उस ब्रांड का नाम था टच टेल। ध्यान से देखिएगा, लैंडलाइन है ना, टच करके बटन ही आप डायल करेंगे और वो फिक्स प्लेस पे रहेगा, तो नाम रख दिया टच टेल। और जो मोबाइल फोन था उस ब्रांड का नाम रख दिया एयरटेल। और आज आप ढेर सारे बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जिनके घर में एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन होगा, और उस इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक लैंडलाइन कनेक्शन भी फ्री में मिला होगा। और आप लैंडलाइन फोन कोई भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप में से एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने शायद इस नाम को आज से पहले सुना भी होगा। तो ये नाम 2004-5 में खत्म हो गया टच टेल के नाम से, और अब ये सिर्फ एयरटेल के नाम से चलता है। अंडर दिस ब्रांड नेम दे रन देयर इंटरनेट सर्विसेज ऑल्सो, they run their mobile telephone services also, and they run their landline services also. सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे सो कॉल्ड टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, जिसको आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं, इन्होंने बोला कि भाई अगर आप 2 ब्रांड से सर्विस दे रहे हैं
तो आपको 2 अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ेंगे। मान लीजिए 4000 करोड़ का एक लाइसेंस है, तो इनको 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे, 8000 करोड़ देना पड़ेगा। तो कंपनी को लगा भाई हमारी तो लागत बढ़ जाएगी, तो इट इज बेटर कि हम इस ब्रांड को खत्म कर दें और एक ही ब्रांड से सारा बिजनेस सेटअप करें। तो दैट्स वाई एक ही ब्रांड से 2 काम करेंगे तो आप 200 काम करिए एक ही ब्रांड से। एक आदमी एक से ज्यादा लड़की से शादी नहीं कर सकता। बस बिजनेस आप एक नाम से 400 चलाइए, क्या फर्क पड़ता है। टाटा सन्स कितने बिजनेसेस चलाता है, सैकड़ों बिजनेसेस है उनके, तो वो कोई इलीगल चीज थोड़ा है। बातें समझ में आ गई सबको? पक्का? चलिए, तो सो कॉल्ड इन मैनेजर्स का नाम कम से कम लिख दीजिए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप इनका स्केच बनाएंगे, फिर मैं रतन टाटा के बारे में कुछ बताता हूँ। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी ऑफ मिस्टर रतन टाटा जी। भाई रतन टाटा जी का नाम तो सबने सुना हुआ है। जमशेद जी टाटा जी के ये पुत्र थे, लोग ऐसा जानते हैं। बेसिकली टाटास की बड़ी एक पिक्यूलैरिटी है कि ये कभी पारिवारिक बंधनों में नहीं बंधे, किसी ने शादी नहीं की, हमेशा इन्होंने अपने सक्सेसर को अडॉप्ट किया है। खोपड़े में बात गई। तो जमशेद जी टाटा ने शायद इनको अडॉप्ट किया था। ये आगे सर्च इज ऑन पे चल रहे हैं, बट अभी कोई कैलिबर वाला मिला नहीं। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएशन जो था इंडिया में, दैट वाज टाटा नैनो कार। व्हाट? और टाटा नैनो कार क्यों सर मार्केट से बाहर चली गई, उसकी भी एक बहुत अच्छी केस स्टडी है। लखटकिया गाड़ी, द चीपेस्ट कार, द चीपेस्ट कार, द चीपेस्ट कार बोल के सही में इसको चीप बना दिया गया। 100 बार दिन में किसी को बोलिए तुम गधे हो गधे हो गधे हो, शाम को ढेचू ढेचू करने लग जाएगा वो, क्योंकि इतना उसको बोल दिया गया, उसकी भी आत्मा इस बात को मानने में मजबूर हो गई कि वो गधा है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? किसी बदसूरत को दिन में 10 बार बोल दिया तुम शाहरुख खान की तरह लग रहे हो, वो भी गौरी खान की तलाश चालू कर देगा अगले दिन से। समझ में आ गई बात? तो अब रतन टाटा जी ने कार बनाई, कार बहुत अच्छी थी, बट मार्केट में प्रेशर इतना था इनके ऊपर कि गाड़ी इनकी एज पर द प्रोमिसेस चल नहीं पाई। देन ही वेंट फॉर द बिग हंट। इन्होंने एक जमाने में फोर्ड मोटर्स को कांटेक्ट किया। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद 10-15 साल पुरानी बात होगी, या मेरा डेटा थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से नहीं चल सकता, बट बात सत्य है। ये फोर्ड मोटर्स के पास गए, उन्होंने बोला कि भाई हमारी कार कंपनी डूब रही है, आप अगर इसमें पैसा कंट्रीब्यूट कर देंगे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाएंगे तो हमारी कार कंपनी चलती रहेगी, लोग बेघर नहीं होंगे। आई रिपीट, लोग बेघर नहीं होंगे। 2 शब्द सुने होंगे आपने, बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो अगर मैं मुकेश अंबानी जी की बात करूं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और अगर मैं रतन टाटा जी की बात करूं तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिजनेसमैन नहीं है। रतन टाटा जी का मानना है कि भाई अगर हमारी 10 दुकानें चल रही हैं तो 2 में अगर नुकसान भी हो है तो कोई बात नहीं, कितने घर के चूल्हे उससे जल रहे हैं, 8 में तो हम बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से उन्होंने विजिट किया फोर्ड मोटर्स के सीईओ को और उनको बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेस को चलाएं और हमारा बिजनेस बंद ना हो नियर टर्म में, हमारा बिजनेस नियर टर्म में बंद ना हो। तो ये बात फोर्ड मोटर्स वालों ने सुनी और बोला, बड़ा दुत्कार के इनको बोला, जब गाड़ी बनानी नहीं आती, बिजनेस करना नहीं आता, तो क्यों मुंह उठा के चले आए थे गाड़ी बनाने के लिए? यू कुड हैव शट इट डाउन एंड गेट आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री। रतन टाटा जी को ये बात कहीं पे लग गई नहीं, चुभ गई बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो अब रतन टाटा जी ने बोला एक दिन मैं इन्हीं की एक कंपनी को खरीदूंगा। जैगवार लैंड रोवर बेसिकली फोर्ड की ही कंपनी है। गॉट इट क्लियर? तो जब फोर्ड मोटर्स के दिन खराब आए तो उन्होंने सबसे पहले जैगवार लैंड रोवर को बेचने का प्रपोजल रखा। और रतन टाटा जी ने 2 रीजन से इस प्रपोजल को हाँ कर दिया। पहला रीजन ये था कि भाई हमारी उन्होंने बेइज्जती की थी जब हम उनको बोलने गए थे बात, तो इसलिए हमको खरीदना ही खरीदना है। दूसरा रीजन, जैगवार लैंड रोवर के जितने मॉडल्स हैं हम अपनी टाटा सफारी और हैरियर गाड़ियां उन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे डिजाइन करेंगे, तो हमारी डिजाइनिंग की कॉस्ट आने वाले अगले 15-20 साल बच जाएगी। जो हमको महंगे एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं वो सब हमको नहीं रखने पड़ेंगे। तो आज पूरी दुनिया में जैगवार लैंड रोवर की जितनी गाड़ियां सड़क पे चलती हैं उन सब की कमाई टाटा सन्स की जेब में आती है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आया? पक्का? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि आप एक छोटा बिजनेस स्टार्टअप करें और वो कल को बड़ा हो जाए। मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस कि आपको एक बड़े चलते हुए बिजनेस को अक्वायर करना पड़ता है तो आप अपने आप बड़े हो जाते हैं। तो यही काम रतन टाटा जी ने किया जब उन्होंने जैगवार लैंड रोवर को खरीदा। यही काम रिलायंस वालों ने किया जब उन्होंने 4G वोल्टे का लाइसेंस परचेज किया था स्पेक्ट्रम कम्युनिकेशन नाम की कंपनी से। बात समझ में आ रही है? चलिए, so I would like everybody to please put this meaning in their copies. Management is defined as a process. तो अगेन याद रखिएगा, मैनेजमेंट को जब आप एक प्रोसेस बोलते हैं तो एक ये वर्ब बन जाता है। ये नाउन सिर्फ तभी तक रहता है जब हम वहां पे लोगों के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। भाई मेरे
सो कॉल्ड बिजनेस के मैनेजमेंट में 25 लोग हैं, व्हाट इट क्लियर, तो यहां पे मैनेजमेंट डाउन है। बट उन 25 लोग का काम क्या है कि जो भी उनको अचीव करना है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर पाए। शब्द बड़े छोटे हैं, मीनिंग बड़ा गहरा है। नॉट नेसेसरली कि आप अपने काम में इफेक्टिव हो एज वेल एज एफिशिएंट भी हो, नॉट नेसेसरली आप अपने काम में एफिशिएंट हो एज वेल एज इफेक्टिव भी हो सकता है आप इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है, हो सकता है आप एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टू वर्ड्स, ये आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अपडेट दिस डेफिनेशन क्विकली। चलिए, तो ये डेफिनेशन सबने लिख ली। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत बढ़िया केस स्टडी बनती है इसके ऊपर। सो प्रोसेस शब्द का मतलब क्या होता है? प्रोसेस शब्द का मतलब होता है एक्टिविटीज। बेसिकली क्या क्या एक्टिविटीज होती है सर बिजनेस में? इसके लिए एक मैं कीवर्ड आपको बताऊंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी इज प्लानिंग। आप प्लान करेंगे चीजों को कि आप करना क्या चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि आपको एक स्कूल सेटअप करना है, तो सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि मेरा स्कूल कहाँ पे होगा, किस क्लास तक का होगा स्टार्टिंग में, और बाद में उसको कहाँ तक अपग्रेड करना है, टिल क्लास 8th रखना है कि 10th रखना है कि 12th रखना है, किस बोर्ड से उसका एफिलिएशन करवाना है, स्टेट बोर्ड होगा या कोई सेंट्रल या नेशनल लेवल का बोर्ड होगा। तो दिस ऑल इज इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग बेसिकली। या मान लीजिए घर में शादी है, तो सबसे पहले यही डिसाइड कर लेंगे दहेज में क्या आना है। सच्चाई तो यही है, उसके हिसाब से रिश्ता ढूंढा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद डिसाइड करेंगे बैंक्वेट हॉल कहाँ पे बुक होना है, फिर बैंक्वेट हॉल बुक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे केटरिंग या फूडिंग सर्विसेज कैसी होनी है, और फिर जो गेस्ट आएंगे उनका वेलकम कैसे होगा, टीका लगाया जाएगा, छुरी लगाई जाएगी, जो भी व्हाटसएवर इट इज। उसके बाद बैंड वाले को कैसे बुक करना है। तो सारी बातें इज नोन एज व्हाट? प्लानिंग। उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई सो एंड सो काम किया जाएगा, अब हम चीजों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इट क्लियर? आप केटरर को बोल देंगे भाई खाने में ये चीजें सर्व होनी है, इसके हिसाब से तुम बर्तन सेट कर देना, इतने बजे स्टार्टर्स होगा, इतने बजे मेन कोर्स खाना सर्व होगा। देयर आफ्टर आप बैंड वाले को बोल देंगे बारात सो एंड सो प्लेस से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे तुम अपना घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, खच्चर गाड़ी सब रेडी रखना। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब, शादियों में देखा होगा एक रस्म होती है, जनरली हर धर्म में ऐसा होता है, जब बारात आती है तो दोनों लोग आपस में एक दूसरे गले में माला पहनाते हैं। फंस गए आपस में हम लोग भी, लिफाफा वगैरह दिया लिया जाता है। तो वहां पे कितने लोग एक दूसरे के गले में माला डालेंगे? दैट इज ऑल्सो इन मैनेजमेंट नोन एज स्टाफिंग। या अगर आप स्कूल खोल रहे हैं, तो भाई आपको किस जगह पे कितने लोग चाहिए? भाई ऑफिस में कम से कम 10 लोग चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल कितने चाहिए रहे बताइए? माय डियर स्टूडेंट्स, स्कूल कितना भी छोटा बड़ा हो, प्रिंसिपल एक होगा। क्लास टीचर्स कितने चाहिए? डिपेंडिंग कितने सेक्शंस आप खोल रहे हैं। सब्जेक्ट टीचर्स कितने चाहिए? भाई कितने आप सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और क्लास टीचर क्या क्या पढ़ा सकता है। ये सारा कुछ करने को आप मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं, विच इज अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग एज सच। thereafter which person is supposed to do what? दूल्हे की छोटी बहनें 4 हैं, सगी हैं चारों के चारों। समझ में आ गया? सबसे छोटी वाली की हाइट भी थोड़ी कम थी, उसको बोला था तुम जूता चुरा लेना। व्हाट इट क्लियर? बची कितनी? 3। जो पहले नंबर वाली थी उसको बोला कि तुम वरमाला लेके आना। कितनी बची? 2। इन दोनों को बोला गया कि तुम ट्रे में अंगूठी वगैरह ले आना। फोटो कौन खींचेगा? वो दूल्हे की बहन की सहेलियां, वो खींच लेंगी फोटो। ये उनको बता दिया गया है, जब हम अंगूठी ट्रे लेके जाएंगे 4 फोटो क्लिक कर लेना उस समय। जब जूता चुरा रहे होंगे उस समय फोटो ना क्लिक करना, नहीं तो पता लग जाएगा, लीक हो जाएगा यूट्यूब पे वीडियो। तो ये सबके काम बता दिए गए, किसका क्या क्या काम है। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डायरेक्टिंग। सवेरे से लेकर शाम तक मम्मी आपको 10 बार बोलती है अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। व्हाट शी इज डूइंग? शी इज डूइंग डायरेक्टिंग बेसिकली। समझ में आ गया? एंड देयर आफ्टर कभी कभी आपने देखा होगा गैस पे जब बर्तन रखा और उसमें चाय बन रही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो आप सिम कर देते हैं फ्लेम, फिर से बॉईल करना है तो बढ़ा देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? रेगुलेटर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हमें लग रहा है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बट भारत सरकार ने तो लॉकडाउन लगाने की सोची हुई है, आने वाले टाइम पे ये सामान बिकेगा नहीं, बेटर कि अपने प्रोडक्शन लेवल को कम कर लें। फेस्टिव सीजन आने वाला है, अक्षय तृतीया आने वाला है, ईद आने वाली है, उसके बाद फिर दिवाली भी आ जाएगी, बीच में दशहरा भी आ जाएगा, फिर क्रिसमस आ जाएगा। तो फेस्टिव सीजन में कंपनीज क्या करती हैं? अपने आउटपुट को
बढ़ा देती है। कंपनी ने एस्टिमेट किया कि ये पर्टिकुलर मशीन कितने यूनिट्स एक महीने में बना सकती है। अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है मशीन तो अच्छी बात है, अगर कम प्रोडक्शन कर रही है तो क्यों कम कर रही है, हम डेफिशिएंसी देखेंगे इसमें। देन वील टेक करेक्टिव एक्शन कि कैसे अपने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन को अचीव करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, कंट्रोलिंग। बातें समझ में आ गई? तो आई रिक्वेस्ट पीपल टू कॉपी द मीनिंग ऑफ प्रोसेस विद दीज सो कॉल्ड 5 प्रोसेसेस। इसमें कुछ प्रोसेसेस और होते हैं, मैं सारे भी आपको बताता हूं। इट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। के बाद होता है चिल्ड्रन रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, और इसके लिए बना हुआ है PODSCRB। When we were students, we studied it in full. Podscrop. Planning, organizing, directing, staffing, controlling, reporting and budgeting. रिपोर्टिंग बजटिंग आपके सिलेबस से उड़ा दिया गया है, बट अगेन सीयूईटी आपसे पूछेगा ही पूछेगा इन बातों को। सीए फाउंडेशन में बिजनेस मैनेजमेंट में पूछा ही जाएगा। रिपोर्टिंग क्या होता है? हिंदी भाषा में चुगलखोरी। जो काम बोला गया था वो किस पॉइंट तक कंप्लीट हुआ और टोटल कितना पैसा खर्च करने की बात हुई थी एंड रियलिटी में कितना खर्च हुआ, दिस विल बी मेंशन्ड वेयर, बजटिंग। तो हमें नई फैक्ट्री लगानी थी, हमारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर था 2400 करोड़ का और खर्च हो गए 2540 करोड़ रुपए। इसके ऊपर बात की जाएगी कि कैसे हमारा एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड अमाउंट से ज्यादा हो गया। तो रिपोर्टिंग बजटिंग जैसे पैरामीटर्स आपके सिलेबस से उड़ा दिए गए हैं, बट आप लिख जरूर लीजिए। यस सर। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, आगे चलते हैं। सो भाई प्लानिंग का मतलब समझ में आ गया, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल करना है। स्टाफिंग का मतलब सही आदमी को सही जगह पे सही टाइम पे काम मिले। एमएससी ग्रेजुएट को पकड़ लाए नर्सरी क्लास पढ़ाने के लिए और 10th पास को रख दिया 12th पढ़ाने के लिए। क्या ये सही तरीका है एम्प्लॉयमेंट का? बिल्कुल भी नहीं। जिसकी ड्राइंग और स्केचिंग बहुत अच्छी है उसको डाल दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट में और सीए को ढूंढ के ले आए और डिजाइन डिपार्टमेंट में रख दिया उसको, पूरा धंधा चौपट हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए, डायरेक्टिंग मींस हु इज सपोज टू डू व्हाट। हिंदी में इसको टोका टाकी बोलते हैं, मैनेजमेंट में इसको डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो अगर आपको लगे कि पड़ोस में रहने वाली जो आंटी है उनकी सासू माँ बड़ी टोका टाकी करती है और आंटी आपकी मम्मी के सामने आके अपना दुखड़ा रो रही हैं, तो मम्मी को बोलिएगा, उनको बोल देंगी शी इज डूइंग स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिंग। ओके, एंड देयर आफ्टर कंट्रोलिंग का मतलब अगर आपका काम जो आपने एस्टिमेट किया है उससे ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे। क्यों सर, स्लो डाउन करने की क्या जरूरत है? भाई जितना आउटपुट सोचा है अगर उससे ज्यादा हो गया तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, और मार्केट में बच्चों जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो व्हाट वुड हैपन? सप्लाई ज्यादा होगा तो क्या होगा? डिमांड उतनी है नहीं मार्केट में, प्राइसेस विल गो डाउन एंड यू विल स्टार्ट सफरिंग लॉस। खोपड़े में बात गई या नहीं? पक्का। और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है और आपने अगर आउटपुट नहीं बढ़ाया तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप कमा सकते हैं वो आप कमा नहीं पाएंगे। समझ में आ गई बात? पक्का, नो नीड टू कॉपी दिस, इसका आपके पास जेरॉक्स आ जाएगा। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें जो आपको लिखनी है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में फर्क क्या होता है। कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल्स। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया बिजनेस स्टडीज कॉमर्स का और मेरे को ये कंप्लीट कराने में 4 साल का टाइम लग गया। बट क्या आपका बोर्ड एग्जाम 4 साल के बाद होना है? आई एम इफेक्टिव, जो बोला था पढ़ा दिया, जितना सिलेबस पढ़ा दिया, बट क्या मैंने सही टाइम पे कंप्लीट किया? जो काम एक सेशन में होना चाहिए था वो 4 सेशन में हुआ। लागत 4 गुना लग गई, लागत 4 गुना लग गई। मम्मी ने बोला कि जरा घर में गोभी आलू की सब्जी बना दीजिए, और आपने क्या किया? गए मार्केट, पहले गोभी खरीद के लाए, फिर गए सैनिटाइजर खरीद के लाए, फिर गोभी को सैनिटाइज किया, फिर गए एक वॉशिंग मशीन खरीद के लाए, फिर गोभी के फूल को वॉशिंग मशीन के अंदर आपने धोया, फिर उसके बाद गए गीजर खरीद के लाए, फिर गीजर के गर्म पानी से उसको नहला दिया, फिर आप गए एक राइस कुकर खरीद के लाए, एक माइक्रोवेव खरीद के लाए, उसके अंदर गोभी को आपने थोड़ा सा पकाया, और उसके बाद फिर आपने 15 छोटे छोटे बाउल्स रखे, जैसे वो कुकरी शो में नहीं आता
छोटा सा धनिया कहीं पे रखा है, थोड़ा सा टमाटर प्याज रखा है, काफी बर्तन आपने बर्बाद किए, बट सब्जी बन गई है। तो आपने सब्जी बनाई तो, बट आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। आई रिपीट चलना, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मम्मी ने बोला जाओ पड़ोस में जाके ताजी पनीर ले आओ। आप पड़ोस की दुकान में गए, ताजी पनीर कहीं नहीं थी, और आप लखनऊ में रह रहे हो, आप तमिलनाडु चले गए ताजी पनीर लेने के लिए, और 15 दिन बाद लौट के आ रहे हैं। गेस्ट तब तक जा चुके हैं। पनीर ले आए, मम्मी ने ताजी पनीर बोला था, बट मम्मी ने कहा था बेवकूफ, दुकान के बाहर जब ताजी पनीर लगाओ वहीं से ले आना, चाहे ताजी हो चाहे ना हो। और आप सही में ताजी पनीर के चक्कर में बहुत दूर चले गए। पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। पनीर आई है बट कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गई है। तो एफिशिएंसी जहां तक बोली गई है, एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट पे काम होना चाहिए, इफेक्टिवनेस का मतलब काम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक बच्चा है, उसको सुधारना है, पापा और मम्मी दोनों को ये टारगेट दिया गया है। पापा ने उस बच्चे को 3 महीने की जेल करवा दी है, सुधर के आ गया। फिर गड़बड़ी की, मम्मी ने 2 सैंडल मारा, 15 मिनट में सुधर गया। तो इफेक्टिव पापा भी थे एज वेल एज मम्मी भी थी, बट एफिशिएंट कौन था? मम्मी। उन्होंने 15 मिनट में वो काम कर दिया जो पापा ने 3 महीने में किया। कॉस्टिंग ज्यादा थी। समझ में आई बात कि नहीं आई? आपको घर से स्कूल जाना है और आपने सोचा आज तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आपका दोस्त भी घर से स्कूल गया, बट वो साइकिल से गया। दोनों लोग स्कूल पहुंच गए, टाइम पे पहुंचे, बट किसकी कॉस्ट कम थी? दोस्त की। उसने बाइसिकल यूज की और आपने हेलीकॉप्टर यूज किया, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। तो लेवाइस वालों ने ऑर्डर दिया मेरी फैक्ट्री को 5000 ट्राउजर्स 4 महीने के अंदर स्टिच करके देने को। सुनाई पड़ी बातें? 5000 ट्राउजर स्टिच तो कर दिए, बट 4 महीने की बजाय 6 महीना लग गया। अपॉलॉजी, सम नेटवर्क इशू वाज देयर। चलिए भाई, तो ये बात सबको समझ में आ गई? चलो, ये बात सबको समझ में आ गई है पक्का? तो ये 2 बातों को ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो इफेक्टिवनेस का मतलब है टू गेट द वर्क डन, फुल स्टॉप। बट एफिशिएंसी का मतलब है टास्क आपने किया बट कॉस्ट मिनिमम है। तो आपकी मम्मी ने भी गोल्ड खरीदा अक्षय तृतीया पे, और चाची जी ने भी खरीदा। मम्मी ने जान पहचान के ज्वेलरी शॉप से खरीदा, जिन्होंने मेकिंग चार्ज सिर्फ 5% लिया है, और चाची जी ने तनिष्क से खरीद लिया। डिजाइन दोनों को अपने अपने पसंद थे, सेम डिजाइन तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, बट तनिष्क में 30% का मेकिंग चार्ज है। तो बोथ वर इफेक्टिव, बोथ वर, क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज कि काम दोनों का हो गया, ज्वेलरी दोनों ने खरीद ली, बट सस्ती किसने खरीदी? मम्मी ने कि चाची जी ने? चिल्ड्रन, मम्मी ने। मम्मी बॉट इट एट अ मिनिमम कॉस्ट, बट चाची जी ने थोड़ा सा महंगा खरीद लिया। बातें समझ में आ गई? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस है? बुक आपने भी खरीदी, आपके फ्रेंड ने भी खरीदी। आपने लोकल बुक शॉप से खरीदी एमआरपी पे, आपके फ्रेंड ने अमेजोन से खरीदा 20% डिस्काउंट पे। बोथ वर इफेक्टिव, बट हु वाज एफिशिएंट? फ्रेंड, क्योंकि उसने अमेजोन से 20% डिस्काउंट पे खरीदा है। तो कैसे सर इसको याद रखेंगे? एफिशिएंसी, शाह वर्ड आ रहा है, शाह का प्रोनाउंसिएशन, और सस्ता में भी सा आ रहा है, तो बस याद रखिएगा श और स। सस्ता है तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी नहीं एफिशिएंसी, सस्ता, तभी समझ में आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो इफेक्टिवनेस का मतलब है टू गेट द वर्क डन, और एफिशिएंसी का मतलब है टू गेट इट डन एट अ चीपर और अ मिनिमम प्राइस। तो भाई एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों शब्द क्लियर हो गए? एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी रमजान का टाइम चल रहा है, तो आप किसी भी टेलर वगैरह के यहाँ जाएं और बोले मेरा कपड़ा सिल दो, तो कहेगा अभी हमारे पास ऑलरेडी और ऑर्डर है। अभी होली का टाइम चल रहा है, आप टेलर के पास जाओ और बोले कपड़ा सिल दो, कहेगा अभी वैसे ही बहुत भीड़ चल रही है। क्रिसमस का टाइम है, आप बेकर के पास जाओ और बोले केक बना दो, अभी वैसे ही हमारे पास बहुत भीड़ चल रही है। समझ में आ रही बातें? तो अब इनके यहाँ डिमांड इस समय बहुत ज्यादा है, बट ये सप्लाई फेस्टिव सीजन में नहीं दे पाते। चाहे कपड़े वाला हो, चाहे केक वाला हो, फर्नीचर वाला शादी के सीजन में यही बोलता है, ज्वेलरी वाला भी शादी के सीजन में यही बोलता है कि भाई अभी ऑर्डर बहुत लगे हुए हैं। तो आपने किसी पर्टिकुलर वेंडर से बात की कुछ खरीदने को, उन्होंने बोला हाँ दे देंगे 1 महीने के अंदर, बट उन्होंने 3 महीने लगा दिए उस चीज की डिलीवरी करने में। तो दे वर इफेक्टिव, यस और नो? बट दे वर नॉट एफिशिएंट, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, तो मतलब लोग ज्यादा दिन के लिए काम किए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा हो रहा है, मशीन ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि चल ज्यादा रही है, लोगों को ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट?
इफेक्टिव थे कि एफिशिएंट थे? इफेक्टिव थे बट एफिशिएंट नहीं थे। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा। याद रखने का टेक्निक भी मैंने आपको बता दिया है। एफिशिएंसी में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ करना है। एफिशिएंसी की जगह क्या बोलना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की जगह यू हैव टू से व्हाट? एफिशिएंसी। देन यू विल अंडरस्टैंड इट्स वाईसीएनसी बिकॉज वी कोरिलेट इट विद सासता। समझ में आ गया? नहीं तो किताबों का लाद लेंगे बहुत बड़ा बस्ता। समझ गए सब लोग? तो एफिशिएंसी नहीं बोलना है, व्हाट वी हैव टू से? एफिशिएंसी। देन वी विल अंडरस्टैंड दैट इट मींस सस्ता। ओके तो काफी बार मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं यार ये चीज मेरे को खरीदनी है, जरा गूगल पे देख के बता दो किस साइट पे सस्ता मिल रहा है। तो दे अज्यूम दैट आई एम इफेक्टिव, तो हूं ही हूं, आई एम एफिशिएंट ऑल्सो। अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? आपकी मम्मी आपके साथ मार्केट गई, 4 दुकानों पे नेगोशिएट कर रही है, बार्गेन कर रही है, 5वीं दुकान से सामान खरीद लिया, उन्होंने खरीद लिया तो इफेक्टिव है, और बार्गेन करके सस्ते में खरीद लिया तो एफिशिएंट भी है। मम्मी ने आपको मार्केट भेजा, जाओ 1 किलो बैगन ले आओ, आप 150 रुपए किलो बैगन ले आए, बैगन तो लाए आप बट 150 रुपए किलो में लाए, वही बैगन पड़ेगा आपको। अब समझ में आया? तो यू आर इफेक्टिव बट यू आर नॉट एफिशिएंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फिनिशिंग द गिवन टास्क। लिखने की जरूरत नहीं है, जेरॉक्स नोट्स में रहेगा। सो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, लेवाइस वालों ने मेरे को ऑर्डर दिया 4000 ट्राउजर्स उनको चाहिए 3 महीने के अंदर। मैंने ऑर्डर पूरा कर दिया बट 3 महीने की बजाय 5 महीने ले लिए मैंने। तो मैंने ज्यादा दिन तक काम किया, मेरी मशीन 3 महीने की बजाय 5 महीने चली, मेरे एम्प्लॉइज 3 महीने की बजाय 5 महीना काम किए, तो आई एम इफेक्टिव, वर्क डन है, बट टाइम ज्यादा लगा तो लागत भी ज्यादा आई, तो आई वॉज नॉट एफिशिएंट बट आई वॉज इफेक्टिव। तो कॉस्ट से रिलेटेड है, सस्ता है तो एफिशिएंट है। एफिशिएंट, शिएंट नहीं, सिएंट, तभी आपको याद रहेगा। चलें आगे, पक्का? एक और कोड वर्ड बता दूं, ये जो FESM करके कोड वर्ड है इसमें भी ई है ना, एंड आई एम एफिशिएंट। समझ में आ गया? तो आप इसको ऐसे लर्न कर लेंगे। समझ गए बात को बच्चों? एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। सो इफ बाय यूजिंग लेस इनपुट रिसोर्सेज, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लास वेबएक्स पे भी ले सकता हूं, गूगल मीट पे भी ले सकता हूं, और ढेर सारे प्लेटफॉर्म है। एक वो 2 कौड़ी का घटिया सड़क छाप क्लास प्लस भी आता है। पहले फोन कर रहा था मेरे को पिछले साल, सर 12,000 रुपए में ऐप बन जाएगा, अब कह रहा है 9,000 रुपए में बन जाएगा। अभी पिछले हफ्ते ईमेल आया, सर 2 साल का 9,000 लेंगे। मैंने कहा जब 9,000 देना और ऐप बनवा देना तब मेरे पास आना। तो ही टोल्ड मी सर एवरीथिंग वुड बी मैनेज लाइक दैट, दिस दैट वगैरह। मैंने कहा भैया मैं 439 रुपीज 439 खर्च करता हूँ जूम पे, मेरा सारा काम चल जाता है। कह रहा सर उसमें तो आपका वीडियो जो होगा वो 5 GB का स्टोरेज मिलेगा। मैंने कहा रिकॉर्डेड थ्रू जूम, फिर मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ। क्या सर तो गूगल की स्टोरेज फुल हो जाएगी? मेरे को अनपढ़ समझ लिया था। मैंने कहा गूगल की स्टोरेज यूट्यूब से फुल नहीं होती, यूट्यूब का अलग क्लाउड सर्वर होता है। तो सर उसमें तो बीच में ऐड आएगा। मैंने कहा मेरे वीडियोस अनलिस्टेड होते हैं, ओनली टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स दे गो, तो इतने व्यूज ही मैं उस पर नहीं होने देता कि उस पर। कह रहा ओके सर थैंक यू। उसको समझ में आ गया कि ये मुर्गा नहीं बनेगा। ओके तो सिर्फ 439 रुपीज है, कोई ऐप की जरूरत नहीं है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है भाई, ये काम वेबएक्स भी करेगा और गूगल मीट भी कर देगा, और ये जो पेड ऐप्स हैं ये भी कर देंगे, बट वेबएक्स और गूगल मीट या टीम्स भी कर देगा। इसके लिए डोमेन खरीदना पड़ेगा, डोमेन के बाद आपको स्पेस जनरेट करानी पड़ेगी, तो साल का 5-7 हजार 10 हजार का खर्चा होगा, वेबसाइट मेंटेनेंस का खर्चा होगा। इसमें जूम सब कुछ अपने आप करता है, चाइनीज है ना, घटिया है ना थोड़ा सा, तो काम सस्ते में कर देता है। तो जूम इस्तेमाल करना इज इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट एज फार एज आई थिंक ऑफ। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसका है? सिक्योरिटी का। वेराज टीम्स और वेबएक्स वगैरह में सिक्योरिटी का इतना इशू नहीं है। तो अगर मैं जूम के सर्वर पे अपना क्लाउड रिकॉर्डिंग डालता हूं, ये हैकेबल है, बट गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कहीं पे नोटिफाइड आज तक नहीं हुए कि ये हैकेबल है। वैसे तो हर चीज हैकेबल है भाई, बट इसमें सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बहुत भयंकर है। जूम में इतना सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नहीं। हमारा कौन सा पैसा है, ले जाए कोई चुरा के वीडियो पढ़ेगा ही तो ना कम से कम, और थैंक यू बोलेगा एटलीस्ट। समझ में आया कि नहीं? अभी कल ही एक रिव्यू आया मेरे को,
टोक्यो से कि सर ये वीडियो में बहुत अच्छा आपने बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, तो सर आपको कैसे पता टोक्यो से आया है? मैंने वो ईमेल किया था, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो शी रोट बैक दैट आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम टोक्यो स्टडिंग इन सीबीएसई मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम। तो मैंने ये वीडियो देखा, मेरे को कहीं से मिल गया, मैंने कहा ये तो फ्री में प्राप्त कर रहे हैं इतने वीडियो, अब इसको अनलिस्ट कर देंगे फिर आज से। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी का क्या मतलब होता है। तो आप भी जब 4 बार अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग पोर्टल पे जाके सामान देखते हैं, फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, किससे खरीदना है, खरीदना तो है, तो इफेक्टिविटी तो बाय डिफॉल्ट है, बट 4 पोर्टल्स पे सर्च करने का मतलब क्या है? सस्ता मिल जाए। आप क्या बना रहे हैं अपने आप को? एफिशिएंट बना रहे हैं, क्योंकि क्या मिल जाए? सस्ता मिल जाए। समझ में आई बात? पक्का? तो कोई डिफिकल्ट है बहुत भयंकर? तो एक कंपनी है जिसका टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स इन अ ईयर, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर को डबल शिफ्ट में काम चलाना पड़ रहा है, बट पावर फेलियर की वजह से काम पूरा होने में टाइम लग रहा है, और ये काम समय से पूरा नहीं हो पाया। समय से पूरा नहीं हो पाया, हुआ है बट टाइम ज्यादा लग गया। पावर फेलियर था, एम्प्लॉय खाली बैठा मक्खी मार रहा है, मारने के बाद फ्राई करके खा भी जाएगा। टाइम ज्यादा लगा बट काम हुआ है पूरा, तो ही इज इफेक्टिव, क्योंकि काम हुआ है, बट पैसे ज्यादा लगे, तो ही इज नॉट एफिशिएंट। ही इज इफेक्टिव बट ही इज नॉट एफिशिएंट। तो अगर आप स्कूल जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं तो आप इफेक्टिव तो हैं बट एफिशिएंट नहीं है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी है। और अगर दोस्त के साथ जाते हैं, उसको पैसे भी नहीं देते हैं, तो आप इफेक्टिव और एफिशिएंट के साथ सुपर जीनियस भी है। और अगर दोस्त को अपनी गाड़ी दे देते हैं जाने के लिए स्कूल और खुद नहीं जाते, तो आप इडियट हैं। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? सबको बात समझ में आ गई? चलिए, खैर ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों बातें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये केस स्टडी तो एक जनरल है, वैसे आपको ढेर सारी केस स्टडीज अलग से दी जाएंगी। तो इस केस स्टडी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पीपल कैन गिव मी अ कॉल एंड आस्क। अच्छा लगे तो प्लीज एक ठेंगा दिखा दीजिएगा यूट्यूब पे, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा।